नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बाबा रामदेव से जुड़ी उस कंट्रोवर्सी से जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। एलोपैथी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने वाले रामदेव को अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कड़ा पत्र लिखा है। हर्षवर्धन ने कहा कि रामदेव ने देश की भावना और कोरोना वॉरियर्स का अपमान किया है, उनकी सफाई पर्याप्त तो नहीं है। दरअसल रामदेव का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एलोपैथी को दिवालिया, बेकार और तमाशा बता रहे हैं। रामदेव ये भी कह रहे हैं कि एलोपैथी की वजह से कोरोना के चलते मौत हुई। इस बयान के बाद आईएमए ने रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा, दिल्ली के दरियागंज थाने में शिकायत की और रामदेव को लीगल नोटिस भी भेजा। आईएमए ने रामदेव के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की। आईएमए ने कहा कि रामदेव पैसे कमाने के लिए एलोपैथी का अपमान कर रहे हैं और इसे मूर्खतापूर्ण विज्ञान करार दे रहे हैं। आईएमए ने कहा कि रामदेव ने लाखों लोगों को गुमराह किया, उनकी जिंदगी खतरे में डाली। ये आपराधिक मामला है। ना मिले हमारा प्यार मिले हम। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रामदेव को पत्र लिखा है, लेकिन इस बीच जो पत्र है उसमें स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पत्र लिखकर रामदेव पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने रामदेव को एलोपैथी पर अपना दिया गया बयान वापस लेने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, रामदेव का बयान कोरोना वॉरियर्स का अपमान है। इस बयान से देश की भावनाओं का अपमान हुआ है, करोड़ों लोगों को जीवन दान देने वालों का अपमान हुआ। एलोपैथी दवाएं खाने से मौत का दावा दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉक्टर, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ का योगदान एक मिसाल है। एलोपैथी को तमाशा, दिवालिया और बेकार कहना गलत है। कोरोना केस में कमी के पीछे डॉक्टरों का योगदान अहम है। डॉक्टरों की योग्यता, क्षमता पर सवाल अनुचित है। यह बयान कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करेगा। चेचक, पोलियो जैसी बीमारियों का इलाज एलोपैथी ने ही दिया है। कोरोना वैक्सीन एलोपैथी ने ही बनाई है। यह आपत्तिजनक है। इस दुर्भाग्यपूर्ण बयान को वापस लें। उनकी सफाई पर्याप्त नहीं, पूरा बयान रामदेव को वापस लेना चाहिए। और आइए अब आपको एक बार फिर सुनवाते हैं रामदेव का वो बयान जिससे आईएमए, स्वास्थ्य मंत्री, देश के लाखों लोग और डॉक्टर्स नाराज हैं। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया। और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेविफ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। बाबा रामदेव तमाम चीजों को समझते थे, लिहाजा उन्होंने इस बात को जोड़ भी दिया कि हो सकता है इस बयान से विवाद हो, जो कि हुआ भी। कोरोना संकट के बीच देश अब डबल महामारी की मार झेल रहा है। एक तो कोरोना का कहर और उस पर म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का खतरनाक अटैक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 15 राज्यों में अब तक ब्लैक फंगस के 9,520 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इस बीमारी की वजह से 235 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन सरकारी
आंकड़ों के मुताबिक देश में ब्लैक फंगस के 8,848 मामले हैं, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और है। ये 6 तस्वीरें आपको ब्लैक फंगस और इस महामारी की डबल मार की तस्वीर दिखाते हुए। और देश में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। अस्पतालों ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अस्पताल में किन चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इंडिया न्यूज अस्पताल के अंदर इसकी पड़ताल करने पहुंचा। आईसीयू से देखिए राहुल गौतम की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। का कहर बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 9,000 मामले देश भर में सामने आ चुके हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्योंकि जो ऑक्सीजन मास्क हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं हाइजीन नहीं बरती गई, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन के ज्यादा केसेस भारत में देखने के लिए मिल रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर ऋषभ। डॉक्टर ऋषभ सीनियर डॉक्टर हैं फोर्टिस अस्पताल में और फिलहाल कोविड वार्ड के इंचार्ज भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग अभी भी घर पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। ये बात निकल कर आ रही है कि क्योंकि मास्कों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उनको स्टेराइल नहीं किया जा रहा है, साफ नहीं रखा जा रहा है, जिसकी वजह से फंगस इन्फेक्शन बढ़ रहा है। आप हमको जरा बता पाएं कि एक तो इसके क्या कारण होते हैं, कि कैसे ये डेवलप होता है फंगस, और इससे कैसे हम बच सकते हैं। देखिए, ब्लैक फंगस जिसको हम अपनी मेडिकल टर्म में म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, ये एक स्पोर्स के थ्रू फैलता है। बेसिकली जब हम अपने स्पोर्स को अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो ये ब्लैक फंगस फैलता है। ये जनरली सब पेशेंट्स में नहीं होता है। एक तो इसका हवा ज़्यादा बना हुआ है। सब मरीजों में ब्लैक फंगस नहीं होता है जो कोविड के होते हैं। कुछ ही प्रतिशत मरीजों में ये पाया जाता है, जिसके मेजर कारण है कि हम स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। दूसरा जो मेजर कारण है वो ये है कि हम पेशेंट्स बहुत सारे डायबिटिक हैं। इंडिया इज़ अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सो क्योंकि अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है तो इन पेशेंट्स में ज़्यादा म्यूकर हो रहा है। तीसरा कारण जो देखा जा रहा है वो ये है कि हम जो इक्विपमेंट्स है उनको स्टेराइल तरीके से नहीं यूज़ कर रहे हैं, जिसमें मेजर जो आता है, जो लोग होम ऑक्सीजन पे हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स पे हैं, ऑक्सीजन थेरेपी पे हैं, उनको ऑक्सीजन को कैसे यूज़ करना है, ह्यूमिडिफिकेशन को जो ह्यूमिडिफायर्स यूज़ कर रहे हैं उनको कैसे साफ करना है, उस बारे में जानकारी नहीं है। आप दिखा पाएं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, और क्योंकि काफ़ी लोग अभी भी घर पर अपने सपोर्ट पर हैं, इनको कैसे हैंडल करें ताकि ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये डेवलप ना हो। देखिए, ये मेरे पास जो अभी मैंने इक्विपमेंट्स इकट्ठे किए हैं, हालांकि ये हॉस्पिटल के हैं, इसमें ये ह्यूमिडिफायर है। इसमें हम स्टेराइल वाटर डालते हैं। बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं कि इसमें जो टैप वाटर है वो यूज़ कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। ये स्टेराइल वाटर की बॉटल आती है, इसी को यूज़ करना चाहिए। ये स्टेराइल वाटर भी हर 24 घंटे में बदलना चाहिए, और स्टेराइल वाटर का मैक्सिमम और मिनिमम लेवल होता है, उसके बीच में रहना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये सही, सबसे बड़ी प्रिकॉशन है। दूसरा, जो ये ह्यूमिडिफायर है इसको हमें साफ रखना चाहिए। गंदे ह्यूमिडिफायर्स की वजह से भी ये ऑक्सीजन, ये जो म्यूकर है ये फैल रहा है। ठीक है, तो इसको साफ करने की क्या विधि है? साफ करने के लिए आपको इसको सबसे पहले सोपी वाटर बनाना है। हल्का सा या माइल्ड डिटर्जेंट डाल के या सोपी वाटर डाल के इसको खोल के उसके अंदर इमर्स कर देना है। सोपी वाटर के इमर्स करने के बाद इसको आपको 10 मिनट तक उसमें रखना है। उसके बाद इसको निकाल के क्लीन वाटर से, वार्म क्लीन वाटर से धोना है। अगर आपके पास घर पे सिरका है, जिसको हम विनेगर बोलते हैं, तो उसमें भी आप 1-2 मिनट इसको इमर्स कर सकते हैं। उसके बाद इसको ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद इसमें स्टेराइल वाटर भर के और इसको बंद करके फिर यूज़ करना है। ठीक है, जो दूसरा रीज़न है वो ये कि सिर्फ हमें ह्यूमिडिफायर का ही ध्यान नहीं रखना है। ह्यूमिडिफायर के अलावा हमें ऑक्सीजन मास्क और जो नेज़ल कैनुला है, जिन लोगों को कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उनके लिए नेज़ल कैनुला सफिशिएंट होता है, उसको यूज़ करना है। नेज़ल कैनुला को और इसको ऑक्सीजन जो मास्क है इसको भी हमें साफ़ रखना है। जब भी आपको ये स्वाइल लगे और साफ़ नहीं हो रहा तो इसको चेंज करना है, और एक दूसरे का मास्क यूज़ नहीं करना है। एक मरीज को एक ही मास्क एक ही मरीज को यूज़ होगा, और वो भी हर हफ्ते चेंज करना चाहिए, या फिर जब भी स्वाइल हो। कई बारी डॉक्टर साहब ये भी देखा गया कि जैसे कि कोई मरीज है, उसने आज ऑक्सीजन मास्क को इस्तेमाल किया, उसके बाद उसको ज़रूरत नहीं लगी तो 3-4 दिन वो बाहर रखा रहा, उसके बाद उसको फिर ज़रूरत पड़ी, उसने उसको फिर यूज़ किया। इसको स्टोर कैसे किया जाए, इसको कहाँ संभाल के रखा जाए ताकि इसमें जो इन्फेक्शन है वो डेवलप ना हो? देखिए, सबसे पहले तो इसको हमेशा साफ़ रखना चाहिए। उसके बाद इसको हमेशा हम यहाँ हॉस्पिटल में तो स्टेराइल कपड़े में ढक के बंद करके रखते हैं। प्रेफरेबली मैं यही कहूँगा कि अगर आपने 4-5 दिन तक मास्क यूज़ नहीं किया है और ये साफ़ अच्छे से नहीं हो रहा है, डिस्पाइट कि उसको सोपी वाटर में और वार्म वाटर में क्लीन करने के बाद भी, तो आप नया यूज़ करें। आजकल अब ये इतना
वो नहीं है कि नहीं मिल रहे हैं। पहले पिछले महीने काफ़ी किल्लत थी, नहीं मिल रहे थे, अभी ये मिलने लगे हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट कम हो गई है, इसलिए मिल रहे हैं। तो इसको नया यूज़ करना चाहिए। अगर नहीं नया मिल पा रहा है तो भी इसको अच्छे से ढक के रखना चाहिए और यूज़ करने से पहले इसको सोप एंड वाटर से धो के और फिर वार्म वाटर से धो के यूज़ करना चाहिए। एक सवाल और, कई लोग जो हैं वो मास्क को एक दूसरे का बोरो कर रहे हैं, हाँ, और जो ये सिलेंडर्स हैं, काफी लोगों के घर में ये सिलेंडर्स रखे हुए हैं, इन लोगों को इसको कैसे हैंडल करना है, एक बार थोड़ा सा आप बता पाएं तो। घर पे देखिए, घर पे ये सिलेंडर यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी है और पेशेंट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कितनी है। मैं सजेस्ट ये करूंगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यूज़ करिए, क्योंकि वो लंबे टाइम तक चलते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कैपेसिटी खत्म होने के बाद वो बंद हो जाते हैं, उसको चेंज करना पड़ता है। फिर भी अगर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करना है और कोई चारा नहीं बच रहा है तो इसमें ये 2 नॉब्स होती हैं। इसमें ये फ्लो मीटर कनेक्टेड होता है और इसमें 2 नॉब्स होती हैं। ये वाली नॉब खोलने से ऑक्सीजन का फ्लो यहाँ तक आ जाता है, जो कि फ्लो मीटर तक जाता है। फिर भी आपकी उस पाइप में ऑक्सीजन नहीं आएगी। इस पाइप में ऑक्सीजन आने के लिए आपको ये वाली नॉब ओपन करनी है और इसमें लीटर सेट करना है। इसमें एक इंडिकेटर बना होगा, आप इस पर फोकस करेंगे तो ये जो इंडिकेटर है इसके टॉप से आपको रीडिंग चेक करनी है। जितना ये इंडिकेटर का टॉप इंडिकेट करता है उतना ऑक्सीजन। इसको भी हैंडल करते हुए ग्लव्स पहन कर ध्यान रखें। हाँ, बिल्कुल, आपको हमेशा स्टेराइल तरीके से हैंडल करना है और आप कोशिश करिए कि पेशेंट के पास कम से कम लोग जाएं और कम से कम टाइम के लिए जाएं। हमेशा अपना हैंड सैनिटाइजर यूज़ करने के बाद मतलब इस सिलेंडर को यूज़ करने से पहले और बाद हैंड सैनिटाइजर को यूज़ करिए। हैंड सैनिटाइजर से चारों तरफ से हाथ साफ करिए, जैसे आपको 1 साल से सिखाया जा रहा है कि आपको हाथ कैसे साफ करने हैं। ठीक है, अगर आपने ग्लव्स पहने हैं तो भी आपको क्लीन करना है। ऐसा नहीं है कि ग्लव्स पहन लिए हैं तो साफ है, क्योंकि ग्लव्स भी गंदे हो सकते हैं। तो साफ करने के बाद ही इसको टच करना है। ये थे डॉक्टर ऋषभ, जिन्होंने साफ तौर पर आपको डेमो करके दिखाया है, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है कि कैसे आप अपने घर पर जितना भी सामान है रेस्पिरेटरी सपोर्ट सिस्टम का, उसको साफ रखें, उसको सैनिटाइज कैसे करें, उसको स्टेराइल कैसे करें, ताकि ब्लैक फंगस या फंगल इन्फेक्शन वो घर पे ना हो सके, उससे आप इन्फेक्ट ना हो सके। मैं राहुल गौतम, दिल्ली से इंडिया न्यूज के लिए। उधर अहमदाबाद में ब्लैक फंगस ने कहर बरपाया हुआ है। यहाँ 185 से ज्यादा मरीजों की आंखें निकालनी पड़ी हैं, तो वहीं 150 से ज्यादा लोगों के जबड़े तक निकाले गए हैं। क्या है ताजा हालात, बता रहे हैं न्यूज रिपोर्टर जतिन रावल। और जिस तरह से कोरोना का जो कहर चल रहा था, उसके बीच जो म्यूकरमाइकोसिस जो है ब्लैक फंगस जिसको भी कहा जाता है, तो उसने जहां अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तो अगर अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के अंदर ही इसके 431 जो केस है, और अगर पूरे अहमदाबाद में अगर खानगी हॉस्पिटलों के साथ मिलकर अगर जो गिना जाए तो 1000 से भी ज्यादा इसके जो केस है। अगर अहमदाबाद सिविल की अगर बात करें तो हर रोज यहाँ जो है 25 से 30 जो है पेशेंट यहाँ पे हर रोज नहीं आ रहे हैं, जबकि 20 से 25 जो पेशेंट है उनको यहाँ पे हर रोज डिस्चार्ज किया जा रहा है। पिछले 15 अप्रैल को इसका जो है पहला केस जो है अहमदाबाद में नोट हुआ था। उसके बाद जो है हर रोज केस दिन ब दिन जो है बढ़ते जा रहे थे। उसको लेके जो अहमदाबाद सिविल का जो ट्रोमा सेंटर था, वहाँ पे टोटल 7 वार्ड जो है यहाँ पे चालू किए गए हैं इसके म्यूकरमाइकोसिस के। तो उसी तरह से 7 वार्ड में टोटल अभी मिलके 431 पेशेंट है वो सारवार ले रहे हैं। अगर इसकी बात की जाए ऑपरेशन की, तो इसके ऑपरेशन में 1 से 1.5 घंटा जो है लगता है, और ENT को जो सर्जन होते हैं वो तय करते हैं पेशेंट की जिस तरह से हालत होती है, उनको ऑपरेशन की ज़रूरत है या तो इंजेक्टेबल है या तो ओरल से भी इसका ठीक हो सकता है, वो ENT के जो सर्जन है वो डिसाइड करते हैं। जतिन रावल, इंडिया न्यूज़, अहमदाबाद। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का कहर राजस्थान में भी बढ़ रहा है। अकेले राजस्थान में 700 से ज्यादा मामले ब्लैक फंगस के आए हैं। ब्लैक फंगस का संक्रमण कैसे बढ़ता है, क्या सावधानी रखनी चाहिए, इंडिया न्यूज रिपोर्टर ने बातचीत की जयपुरी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुनील राणावत से। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का वह भी अब लोगों को सताने लगा है। पहले ब्लैक फंगस, फिर कोरोना, फिर ब्लैक फंगस। कहीं ना कहीं मानसिक तनाव में आम जनता भी आ गई है। इस वक्त हम जयपुरिया अस्पताल में मौजूद हैं, जहां अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुनील राणावत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले कोरोना, अब ब्लैक फंगस, किस तरह अस्पताल में मॉनिटरिंग की जा रही है?
देखिए, अस्पताल के अंदर जब एक बीमारी होती है तो आप बैठ के उसका आकलन करते हैं कि उससे जुड़ी हुई और क्या बीमारियां हो सकती हैं, या जो बीमारी चल रही है उसको हम कैसे उससे निपटा जाए। इसके अंदर समय समय पे जब पूरी टीम के साथ बात होती है तो ये निकल के भी आता है क्या और लक्षण आ सकते हैं। जैसे ही हमको पता लगा ब्लैक फंगस एक इसका रूप आ सकता है इसके कॉम्प्लिकेशंस में, हमारी टीम के साथ बैठ के हमने उसकी मॉनिटरिंग की, उसके कारणों को जाना, उसके कारणों को कैसे दूर कर पाए उस ओर भी हमारा ध्यान गया। तो ये जब जाना कि भाई ब्लैक फंगस आएगा तो हमने एक वार्ड तैयार करा, उसके अंदर पेशेंट रखे, मेडिसिन के साथ हमारी सर्जरी की टीम तैयार करी और ENT के सर्जन्स को तैयार करा। और आपको ताज्जुब होगा, अब तक हम 6 ऑपरेशंस कर चुके हैं पिछले 7 दिन में, और हम 2 केसेस और हमारे एडमिट हैं जिनको हम कल तक ऑपरेट करने चाह रहे हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं हम कर पाए, इसमें सरकार का भी सहयोग मिला, समय समय पर हमको दवाइयाँ भी मिली, जो लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए थे वो भी हमको मुहैया कराए गए। और हमारे को याद है मेरे डिपार्टमेंट के जब भी हम बात करते हैं हमारे सेक्रेटरीज को, हायर सेक्रेटरीज को, उनसे बहुत अच्छा सहयोग मिलता है और यही हम अपेक्षा करते हैं आगे भी मिले ताकि हम कोई भी कॉम्प्लिकेशन से लड़ सकें। सर, ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया, कोरोना के आंकड़े भी बढ़ रहे थे, राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन लगा दिया गया। अब चूंकि राहत मिल रही है कोरोना के केस में, अस्पताल में इस वक्त कितने मरीज मौजूद हैं और ब्लैक फंगस के कितने सफल ऑपरेशन हुए हैं? देखिए, इस समय अस्पताल के मरीजों की बात करूं तकरीबन 165 मरीज हमारे यहाँ भर्ती हैं और ब्लैक फॉरेस्ट के जिसमें ब्लैक फंगस के हमारे करीब 8 मरीज उसमें हैं और उन 8 में से 6 मरीजों का म्यूकोरमाइकोसिस का, जिसको हम ब्लैक फंगस कहते हैं, उनका ऑपरेशन भी हो चुका है। 2 जो पेशेंट्स हैं उनका चल रही है, तैयारियां चल रही हैं, हो सकता है कल उनको ऑपरेट कर पाएँ। यहाँ तक कि ब्लैक फंगस की बात नहीं, हम ये देख रहे हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हमारे साथ आ रही हैं जिसके अंदर हमको काउंसलर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर गजानंद हैं उनसे मेरी बात हुई तो हम एक वार्ड भी खोल पाए और इस तरीके से हम 6 पेशेंट हमने वहाँ भी भर्ती करे। अभी छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।